सत्ता पक्ष की अपनी मजबूरियां होती हैं और विपक्ष की अपनी मजबूरियां। इन्हीं मजबूरियों के आसपास कदम उठाए जाते हैं जो या तो जनता के पास ले जाते हैं या दूर। ऐसे में अहम हो जाता है मुद्दा, जो सियासी भी हो सकता है या जन से जुड़ा सीधा मुद्दा। फिर एक बार एक मुद्दा तैयार है आपके बीच आने के लिए। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। महंगाई, वो मुद्दा जिसका मादा हालिया उपचुनावों में कांग्रेस परख चुकी है, वो मुद्दा जिसकी आंच से झुलसकर केंद्र सरकार को एक लोकप्रिय कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा, वो मुद्दा जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को घायल करने की ताकत रखता है। आगामी चुनावों से पहले 2023-2024 की जंग से काफी पहले कांग्रेस ने तैयारी कर ली है इस मुद्दे पर केंद्र पर बढ़त बनाने की, महंगाई हटाओ रैली के जरिए। सवाल यह है कि क्या आज भी यह मुद्दा वोट में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि हालिया वोटिंग ट्रेंड कुछ और कहानी कहते हैं। क्या कांग्रेस सड़क पर संग्राम कर सकती है? आज इसी पर चर्चा। पहले रिपोर्ट। महामारी की तरह आई, मार न डाले महंगाई। कांग्रेस ने बनाया हथियार, 12 दिसंबर को करेंगे वार। 12 दिसंबर को महंगाई हटाओ महारैली राष्ट्रीय स्तर के ऊपर दिल्ली में आयोजित की जा रही है। महंगाई पर नहीं नियंत्रण, कांग्रेस करेगी आक्रमण। तो मोदी जी महंगाई कम करने का वादा कर रहे थे, वो महंगाई कम नहीं करके बल्कि महंगाई बढ़ाने का काम किया है। सियासी काम बनता, सरकारों को फर्क नहीं पड़ता। महंगाई पर निशाना दिल्ली में है, दम दिखाना। और मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। कांग्रेस नेता आर तिवारी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, फतेह सिंह डोई जी बीजेपी नेता हैं जुड़ रहे हैं, मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। फतेह सिंह जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। आपकी नजर में विपक्ष ये जो मुद्दा उठा रहा है महंगाई, इस मुद्दे में दम है या नहीं है? मैं विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं। मुद्दे में दम है या नहीं? देखिए स्वप्निल जी, जिस महंगाई के मुद्दे को लेके राजस्थान की सरकार 12 तारीख को दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है, मैं कांग्रेस के नेताओं से और अशोक गहलोत जी से पूछना चाहता हूं, जब 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार केंद्र में थी, 2004 में पेट्रोल 29 रुपए था और 2014 तक पहुंचते पहुंचते 73 रुपए हो गए। तब आप सड़कों पर थे, आज 100 के पार है, आप सड़कों पर क्यों नहीं है? क्या उस दिन इन लोगों को एहसास नहीं हुआ कि जनता त्रस्त है, महंगाई बढ़ गई? नहीं फतेह सिंह और जी, पेट्रोल डीजल एक ऐसी चीज है जिससे हर वस्तु जुड़ी हुई होती है, उसी से महंगाई बढ़ती है, उसी से महंगाई घटती है। एक बात बताइए जी, महंगाई है या नहीं है? सिंपल सी बात है। देखिए, महंगाई है नहीं है वो बात की बात है। मैं ये कहना चाहता हूं, आज राजस्थान की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने एक्साइज ड्यूटी 5 रुपए डीजल पे, 10 रुपए पेट्रोल पे कम किया। ठीक है, क्यों किया? कम किया। राजस्थान में पेट्रोल पे 36% वेट। फतेह सिंह जी, क्यों कम किया केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को? क्यों कम किया? महंगाई हार गए थे हिमाचल में। दो मिनट तिवारी जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। तिवारी जी, मैं आपके पास भी आऊंगा प्लीज, है ना? हाँ, फतेह सिंह जी, क्यों कम किया एक्साइज ड्यूटी को? देखिए, ये केंद्र का फैसला है और केंद्र ने क्यों कम की, किस लिए कम की? जनता को राहत मिले। जनता लग रहा था कि थोड़ा पेट्रोल का और डीजल का भाव ऊपर चढ़ा है। किस चीज से राहत मिले? जनता को सीधी राहत देने के लिए महंगाई से एक्साइज ड्यूटी कम की। हाँ? अब प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आपने 36% जो पेट्रोल पे वेट लगा रखा है, 26% आपने डीजल पे वेट लगा रखा है। राजस्थान में सबसे ज्यादा बिजली पूरे देश में राजस्थान में फतेह सिंह जी, वो सवाल मैं आगे दूंगा। मैं ये बोल रहा हूं, आप कम से कम ये तो स्वीकार कर रहे हैं ना कि महंगाई है इसलिए सरकार ने कदम उठाया। मतलब विपक्ष कोई गलत मुद्दा तो नहीं उठा रहा, महंगाई है। आज विपक्ष को महंगाई मुद्दा नजर आ रही है, तो उस दिन 2004 से 14 तक विपक्ष इस सरकार को क्यों नहीं नजर आया? आज आप सड़कों पर नहीं है ना? आप लोगों ने जो किया उसके कारण से जनता ने हमें सजा दी। फतेह सिंह जी, ठीक है, तिवारी जी, आप जिस तिवारी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपकी नजर में महंगाई मुद्दा है, ये आपने उपचुनावों में भी बताया, अभी महंगाई हटाओ रैली कहकर भी आप
यही बताने वाले हैं। प्रदेश में जो जो चीजें महंगी हैं, जो डायरेक्ट आपके अंडर में आती हैं, उनको कम करने का विचार तो आपको उठाते हम देख नहीं रहे हैं। जैसे बिजली मान लीजिए, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, सिर्फ बीजेपी नहीं कर रही है, आम लोग भी कर रहे हैं। स्वप्निल, पूरे देश में करोड़ों करोड़ों लोग निरंकुश प्रधानमंत्री की कुनीतियों के कारण से आज परेशान है। नहीं, तो प्रदेश में बिजली केंद्र सरकार की कुरीतियों के कारण है। 10 साल का शासन रहा, हमने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए। आपको याद होगा 390 रुपए का गैस का सिलेंडर इनके पेट में पच नहीं पा रहा था। 75 रुपए का पेट्रोल इनके लिए आज बात सिर्फ गैस, पेट्रोल, डीजल नहीं है, टमाटर महंगा है, दाल महंगा है, आटा खरीदना पसीना छुड़ा दे रहा है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ डीजल और पेट्रोल पे कि जिस चीज में आप राहत दे सकते हैं आप दे दीजिए। प्रदेश में बिजली केंद्र की कुरीतियों की वजह से तो नहीं है ना सर? करके ये शहीद होना चाहते हैं। अरे अगर हिमाचल में नड्डा साहब जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके गृह राज्य में आपकी 4 सीटें नहीं हारते, राजस्थान में आपकी जमानत जब्त नहीं होती, तो आपके और हमारे देश के प्रधानमंत्री 5 रुपए 10 रुपए भी नहीं कम करने वाले थे। और पूरा देश जानता है हम गलत साइड जा रहे हैं। तिवारी जी बात को समझिए, सवाल को समझिए। तिवारी जी बात को समझिए, सवाल को समझिए। मैं ये कह रहा हूं महंगाई है, पर प्रदेश में बिजली केंद्र की कुरीतियों की वजह से तो महंगी नहीं है। मैं ये कह रहा हूं किसी चीज पर हायर ग्राउंड लेना है तो अपने आप को भी तो दुरुस्त करना जरूरी है। या फिर कहिए कि प्रदेश में जो बिजली है वो बराबर दाम में है, कह दीजिए आज। स्वप्निल, डीजल के दामों से उपभोक्ता वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं। डीजल पूरे देश में रोटेशन में आता है, किसान की उपज भी महंगी होती है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है। आज आलू के दाम 30 रुपए किलो हैं, आज प्याज के दाम 40 रुपए किलो हैं, आज टमाटर 100 रुपए के आसपास बिक रहा है। आज किसान आलू से बिजली बना रहा है, का तेल क्या कह रहे हैं? 250 रुपए किलो बिक रहा है, दालें महंगी है। आम आदमी का रसोई जब महंगी हो जाती है उसको महंगाई कहते हैं। ठीक है। और माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के आह्वान पर नहीं, तो आपने भी इस महंगाई को नहीं देखा था और यही गलती बीजेपी कर रही है। इसी बात को मैं दूसरे शब्दों में साबित कर देता हूं। मिथिलेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मैंने शुरुआत इस बात से की थी कि सत्ता और विपक्ष की अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं, उसी हिसाब के जवाब होते हैं। महंगाई पहले भी थी जिसका खामियाजा ये कांग्रेस भुगत चुकी है और अब बीजेपी नेग्लेक्ट कर रही है। महंगाई उतना ही बड़ा मुद्दा है। बस कंफ्यूजन अगर किसी बात को लेकर है तो वो ये कि क्या महंगाई ऐसा मुद्दा है जो किसी तरह का वोटिंग ट्रेंड डिसाइड कर पाए? देखिए स्वप्निल जी, जो आप कह रहे हैं कि महंगाई एक बहुत अहम मुद्दा है और इसे नरेंद्र मोदी ने जब पहले प्रधानमंत्री बनने से पहले एक नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। जब मनमोहन सिंह गुजरात में गए थे तो उनकी जनसभा में बाद में मोदी जी ने एक जनसभा की थी और उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री ने महंगाई का मैं भी नहीं बोला है, गरीब के घर का चूल्हा कैसे जलेगा, गरीब भूखा सो रहा है। तो ये मुद्दा तो अनादिकाल से चला आ रहा है और अनादिकाल तक चलता रहेगा। बॉलीवुड में कई गाने बने, महंगाई डाइन खाए जात और बची कुछ ही महंगाई खा गई, ऐसे खूब सारे गाने बने हैं। ये समाज का दर्पण होता है बॉलीवुड में जो मूवीज बनती है। तो महंगाई एक बहुत बड़ा इश्यू है और लोकतंत्र में लोक भय पैदा करने के लिए कांग्रेस 12 तारीख को दिल्ली में अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। ये बात सच्ची है। लेकिन मिथिलेश जी, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। अपनी बात को आप ये कह रहे हैं कि लोग डरे हुए नहीं है, कांग्रेस उनको डराने जा रही है। देखिए, लोग डरे हुए हैं। बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है। देखिए, कोरोना के बाद में पूरे विश्व में महंगाई बढ़ी है, ये एक कड़वी सच्चाई है। लेकिन जो कांग्रेस को एक मुद्दा मिला है, इस मुद्दे को अगर वो कैश कर लेते हैं तो उसे फायदा हो सकता है। क्योंकि संविधान दिवस के दिन नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि अब इस देश में लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली 2 ही पार्टियां रहेगी, भाजपा और माकपा। बाकी पार्टियां, कोई बाप बेटा चला रहा है, कोई माँ बेटा चला रहा है, कोई भाई भाई चला रहा है। तो उसका अटैक करने के लिए जो एक बीजेपी के थिंक टैंक ने पिछले दिनों 370 राम मंदिर और जो एक मुद्दे चेंज किए थे कि लोग महंगाई को भूलकर राष्ट्रवाद, इस मुद्दों के बाद में एक कांग्रेस अपने पुराने प्रयोग पे जा रही है। कांग्रेस की आयरन लेडी इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा देके सत्ता पुनः हासिल की थी। तो जो कांग्रेस का थिंक टैंक है उसे लगता है
कि जो प्रॉक्सिमिटी के हिसाब से जो आम जन की जेब से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इस समय कोरोना के कारण लोगों की एक डिफरेंस है। आप इंदिरा गांधी की बात कर रहे हैं, आपने उन्हें आयरन लेडी कहा। मिथिलेश जी देखिए डिफरेंस क्या है, इंदिरा गांधी बहुत कद्दावर थी, बहुत ताकतवर थी और बहुत मादा रखती थी। वो सड़कों पर उतरकर 25-25 दिन नहीं बल्कि 6-6 महीने भी खड़ा रह सकती थी। कांग्रेस की आज की लीडरशिप क्या 6-6 महीने खड़े रहकर प्रदर्शन कर सकती है? स्वप्निल जी आपकी सही बात है कि कांग्रेस में आज ऐसे लीडरों की कमी है जो सड़क पर आ सके। कांग्रेस में पिछले दिनों 15 दिन तक महंगाई के खिलाफ पखवाड़ा चला, राजस्थान में बड़ा मूवमेंट नहीं दिखा, भीड़ नहीं जुटी, और यही कारण है कि अनुभवी अशोक गहलोत ने कल जो मीटिंग हुई, जो पीसीसी में मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने अपने जो भीड़ ले जाने वाले लोग हैं, जो 13 निर्दलीय और बसपा के हैं, उनको खुश करने की कोशिश की और सीधा आरोप लगाया कि सचिन पायलट ग्रुप के जो 19 विधायक सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे थे, उनके बावजूद जिन्होंने हमारा मदद की, जो गद्दार नहीं है, जिन्होंने हमारी पीठ पे खंजर नहीं घोंपा, उन्हें हम सरकार में एडजस्ट करेंगे, ये बयान दिया। आज सुबह ही राजेंद्र गुडा जो नाराज थे उसको उन्होंने सीएमआर में मिले, उसके बाद में अजय माकन से मुलाकात हुई। तो ये जो तमाम कवायद चल रही है, क्योंकि अशोक गहलोत जानते हैं कि कांग्रेस में भीड़ जुटाना बहुत मुश्किल काम है। किसान आंदोलन पे भले पीठ अपनी थपथपा ले, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस किसान आंदोलन को भी नहीं कैश कर पाई क्योंकि लोग नहीं जुड़ते हैं। कांग्रेस एसी कमरे में बैठकर कॉर्पोरेट कल्चर की पॉलिटिक्स करती है, और यही कारण है कि आज कांग्रेस को। मैं यहां पर एक चीज बताना चाहता हूं, कई लोग ये आश्चर्य करते हैं कि यूपी में आखिर समाजवादी पार्टी बहुत बुरी स्थिति में पहुंचने के बाद दोबारा उठकर खड़ी क्यों हो जाती है। तो ये है उसका रीजन कि भैया 5 साल जब वो विपक्ष में रहते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, पुलिस की लाठियां खाने को तैयार रहते हैं, वाटर कैनन के सामने छाती खोलकर खड़े हो जाते हैं, और ये लोगों को दिखता है। लोग आज भी इन चीजों को देखते हैं और इन चीजों को महसूस करते हैं, और ऐसा कर सकने वाली पार्टियां अपने अपने स्टेट्स में मजबूत प्रदर्शन कर रही है। इसको सोचने की जरूरत है कांग्रेस को। लेकिन फतेह सिंह जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। फतेह सिंह जी, आप लोग बहुत लंबे समय तक ये कहते रहे कि 2 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता है हमारे पास, 2 करोड़ से ज्यादा हम मेंबर्स बना चुके हैं, लेकिन 2 करोड़ होने के बाद आपने कभी भी अपने नए मेंबर्स कितने तक पहुंचे ये आंकड़ा सामने लाया नहीं। उन 2 करोड़ में से किसी 10,000 ने भी आपसे ये नहीं कहा कि सर हम गरीब लोग हैं, हमें दाल खरीदने में दिक्कतें हो रही हैं, हमें गैस महंगा पड़ रहा है, हमारा बजट बिगड़ चुका है। किसी ने तो कहा होगा, किसी में तो ये मादा होगा कि चलो हम सच बता दें, फिर भले ही आला कमान ना सुने। स्वप्निल जी, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। ठीक है, हाँ। आप जिस 2 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास 2 करोड़ नहीं, लगभग 10 करोड़ रजिस्टर्ड कार्यकर्ता हैं। ठीक है, पार्टी है यार। तो सर, और जिस बात को लेके तिवारी जी ऊंची आवाज में बात कर रहे थे, मैं तिवारी जी से कहना चाहता हूं, तिवारी जी ऊंची बात करके किसी को दबाया नहीं जाता है। आपके परिवार का अंतरकलह, आप जो आज ये नोटंकी करने जा रहे हैं 12 तारीख को, आप पहले अपना घर, और जिस अभी आपने 2-4 दिन पहले विजय दिवस किसान बिल लेने पे आपने किया, देखिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस किसान के दम पे आप सरकार में आए, जिस बेरोजगार युवा के दम पे आप आए, आज देखिए फिर फतेह सिंह जी, देखिए मुद्दा दूसरी तरफ मत ले जाइए। मैं उसको आज किसी भी हालत में महंगाई पर रखना चाहता हूं। मैं ये मुद्दा आज महंगाई पर ही रहेगा। कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया, इससे ये बीजेपी नजर रख सकती है, लेकिन मैं जवाब बीजेपी से बीजेपी का पूछ रहा हूं। 3 बजे से मैं बीजेपी से बीजेपी का जवाब पूछ रहा हूं। फतेह सिंह जी, आपको उस पर जवाब देना चाहिए, है ना। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर आपके कार्यकर्ता आपको ये नहीं बता रहे कि महंगाई है, तो कुछ तो ग्राउंड से आप लोगों का टूटा है, इस बात को समझिए आप। देखिए मैं ये क्यों कह रहा हूं ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। क्या आप लोगों को इस बात से कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि व्हाट्सएप पर इस तरह की बातें चल रही हैं कि पेट्रोल अगर 1000 का हो जाएगा तो हम सोलर एनर्जी से चलने वाली गाड़ी चला लेंगे लेकिन वोट मोदी को देंगे? क्या आप ऐसी बातों से कॉन्फिडेंस ले रहे हैं, इसलिए आप महंगाई को नहीं देख रहे? आपको लगता है लोग महंगाई पर वोट नहीं डालेंगे? व्हाट्सएप की पॉलिटिक्स बीजेपी ना कभी करती थी, ना करती है, ना करेगी। बीजेपी धरातल की पार्टी है, कार्यकर्ता की पार्टी है, ग्रास रूट की पार्टी है। जिस महंगाई की आप बात कर रहे हैं, अभी कोरोना काल में 23 लाख करोड़ का स्वास्थ्य का अगर बजट सरकार ने दिया हो, और उसके बाद आप महंगाई की बात करते हो, देश के विकास के लिए इतने बड़े बड़े आयाम भारतीय जनता पार्टी ने दिए हो, आप तो अपने घर की लड़ाई हमारे माथे पे,
आप आज 12 तारीख को दिल्ली में जो रैली करने जा रहे हैं, मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, प्रदेश में अपराध किस स्तर तक बढ़ा हुआ है, बेरोजगार किस स्तर तक बढ़ा हुआ है, और जिस महंगाई की बात मैं आपको वो सब भी इश्यूज आप में आप विश्वास मानिए, वो सब भी इश्यूज है, लेकिन महंगाई भी इशू है। आप तो पूरी तरह से नकार रहे हैं। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, नहीं, कागज को आप अंदर रख लीजिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। फतेह सिंह जी मेरी बात सुनिए, फतेह सिंह जी मेरी बात सुनिए। जब देश में उपचुनाव हुए ना, उसका नतीजा जिस दिन आना था, उसके एक दिन बाद शाम तक आपके पार्टी के चेहरे टीवी डिबेट्स में बैठकर पेट्रोल के दाम का बचाव कर रहे थे। वो तो भलाओ अगले दिन मोदी जी ने फैसला ले लिया, जो बीजेपी को कानो कान खबर नहीं हुई, नहीं तो आप उस दिन बचाव नहीं कर रहे होते, आपकी भाषा दूसरी होती। अब जब उन्होंने फैसला ले लिया तो आपने कहा कि राहत दी। अगर किसी को राहत दी तो लोग परेशान है, तभी तो राहत दी ना। उसको तो आप उस दिन तक नकारते रहे जब तक मोदी जी ने एक्साइज ड्यूटी कम नहीं की। किसानों के मुद्दे पर भी स्वप्निल नहीं तिवारी जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। किसान महंगी बिजली आपसे खरीद रहे हैं, वो उसमें उसके भी आपके पास आ जाऊंगा, लेकिन फतेह सिंह जी मेरा सवाल आपसे था। आपकी आवाज नहीं आ रही स्वप्निल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। फतेह सिंह जी, मैंने ये कहा कि जब तक प्रधानमंत्री मोदी ने अपने स्तर पर यह फैसला नहीं ले लिया कि एक्साइज ड्यूटी घटा देंगे, तब तक बीजेपी टीवी डिबेट्स में बैठकर पेट्रोल डीजल के प्राइस का बचाव करती रही। फिर आप कहते हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने राहत दी, तो राहत तभी दी ना जब परेशानी थी। जब हम बता रहे थे लोग परेशान हैं, आप मानने को तैयार नहीं थे। आज भी हम बता रहे हैं महंगाई से लोग परेशान हैं, आप मान नहीं रहे। स्वप्निल जी की आवाज नहीं आ रही। ठीक है फतेह सिंह जी, कोई बात नहीं। तिवारी जी, आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ मैं सुन रहा हूं सर। ठीक है तिवारी जी, मुझे देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूं, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं। आप किसानों की बात कर रहे हैं ना, प्रदेश में किसान भी बिजली के दामों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप चाहे तो मैं आपको इलाके बता सकता हूं एड्रेस के साथ। बिजली के बिल नहीं बढ़ाए स्वप्निल, नहीं आपने नहीं बढ़ाए, लेकिन किसान प्रदर्शन कर रहे हैं प्रदेश में। कृषि के हमने बिजली के कनेक्शन पे हमने कोई दर में वृद्धि नहीं की, दूसरों के लिए बढ़ा दी है। मामूली वृद्धि होती है तो कोरोना के दो खंड को हमने भोगा है। हाँ। जनता के विकास के लिए। और आप पूछ रहे थे फतेह सिंह जी को कि इनके कार्यकर्ता बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। अरे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ताकत दिखाई, कलेजा दिखाया, हिम्मत दिखाई नरेंद्र मोदी के सामने। उन्होंने कहा मेरी लोकसभा और विधानसभा में हार का सीधा कारण देश में महंगाई है। उससे तो आपको असलहा मिला। आपने अपने प्रदर्शन के दम पर केंद्र सरकार से अपनी कौन सी मांग मंगवाई है पिछले 8 साल में, ये बताइए। किसानों के मुद्दे पर अगर वो किसानों का आंदोलन था सर, अगर प्रदर्शन कोई कर रहे थे, वो किसानों का आंदोलन था सर। के खिलाफ में अगर कोई विपक्षी पार्टी काम कर रही थी, वो किसानों का आंदोलन था सर। सिर्फ कांग्रेस कर रही थी। और महंगाई तिवारी जी, वो किसानों का आंदोलन था। अगर उसकी सफलता का श्रेय कोई ले सकता है तो किसान ले सकते हैं। मैं पूछ रहा हूं, कांग्रेस ने ऐसा कौन सा प्रदर्शन किया 2014 के बाद से जिसके दम पर उन्होंने केंद्र सरकार को झुकाया हो? एक मुद्दा, एक प्रदर्शन बता दें। लगातार राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, देश के अधिनायकवादी ताकत के प्रतीक नरेंद्र मोदी जी की, चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, चाहे जीएसटी का मामला हो, चाहे पेट्रोल डीजल का मामला हो, आ रहा हूं मैं आपके पास आ रहा हूं, 2 मिनट। अगर देश में अगर कोई आंदोलन कर रहा तो तिवारी जी सुनिए, देखिए डाउट कहां पे हो रहा है। अभी 4 महीने पहले आप लोगों ने एक ना वो वर्चुअल तरीके से महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया था। वर्चुअल तरीका मतलब जिसमें आपको एक स्क्रीन के सामने आ जाना है, आपको सड़क पर नहीं आना है, लोगों के बीच नहीं जाना है, ठीक है। उसमें क्या हुआ? पीसीसी पदाधिकारियों को लताड़ लगानी पड़ गई। क्यों? क्योंकि लोग सीरियस नहीं है आपकी पार्टी के। ऐसा नहीं है स्वप्निल, फिर कह रहा हूं, देश में अगर कांग्रेस अगर नहीं है तो देश के अंदर कोई विपक्ष का रोल नहीं निभा पा रहे। देश में समूचे विपक्ष को तोड़ने की जो मंशा देश के प्रधानमंत्री ने और इनके गृह मंत्री ने बना रखी है, विपक्ष मुक्त भारत करना चाहते हैं ताकि इनकी अधिनायकवादी ताकतें। पर कभी सोच कर देखिएगा तिवारी जी, आप में वो विपक्ष वाली बात नहीं है जो विपक्ष में होनी चाहिए। उसका रीजन क्या है? कभी सोच कर देखिएगा। अरे लोग मिथिलेश जी क्या कह रहे थे? अब आप कहिए, फिर मैं सवाल लेता हूं। जैमिनी साहब, देखिए बहुत हुई महंगाई की मार नहीं, अब ठीक है। हाँ मिथिलेश जी क्या कह रहे थे? आप बोलिए, फिर मैं सवाल लेता हूं। धन ले आएंगे उन नारों का क्या हुआ? स्वप्निल जी मैं ये कह रहा था, रोजगार हर साल स्वप्निल जी मैं ये कह रहा था
कि अभी जो तिवारी साहब कह रहे थे कि किसान आंदोलन, राजस्थान में किसान आंदोलन का अगर किसी पॉलिटिशियन को क्रेडिट जाता तो एकमात्र चेहरा है आरएलपी सुप्रीमो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को, जो 60 दिन तक साझा बॉर्डर पर जाकर बैठे, जो ट्रैक्टर रैली लेके गए। कांग्रेस के किसी नेता ने ऐसा काम नहीं किया। और आज अगर हम कह रहे हैं कि किसान आंदोलन, तो एपीएमसी एक्ट इनके 2019 में सरकार आ जाती तो ये लागू करते। तो इसलिए किसान आंदोलन पे राजस्थान में अगर किसी एकमात्र चेहरे को क्रेडिट जाता है तो वो क्रेडिट जाता है नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को। लेकिन देखिए मिथिलेश जी, नागौर सांसद अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे, लेकिन जो किसान संगठनों के किसान बैठे थे उनसे थोड़ा डिस्टेंस बनाकर उन्हें बैठना पड़ा। इस बात को भी लोग भूले नहीं है। नहीं, इस बात को भूले नहीं है, लेकिन जाके बैठे, एक जो अपना पॉलिटिकल ड्यूटी है उसको निभाया उन्होंने। ठीक है। और संसद की तमाम समितियों से इस्तीफा दिया, एनडीए से नाता तोड़ा, तो एक पॉलिटिकल मैसेज देने में वो कामयाब रहे। यही कारण है कि उनकी सभाओं में लेकिन अगर इसी महंगाई के मुद्दे पर आए मिथिलेश जी, तो मुझे ये बताइए कि क्या केंद्र का रवैया इस तरह का नजर नहीं आता कि महंगाई पर फिक्र तो छोड़िए, जिक्र तक की जरूरत नहीं है? देखिए स्वप्निल जी, ये इस देश का दुर्भाग्य है कि महंगाई बहुत बड़ा इश्यू है। आज हालात ये है कि केवल डीजल पेट्रोल की हालत छोड़ दीजिए आप, सब्जियों से लेके तमाम चीजें महंगी हुई। जो सीनियर सिटीजन है उनकी एफडी की रेट कम हो गई। पहले एफडी में जो 8 साल में धन दुगना हो रहा था वो अब 14 साल में दुगना हो रहा है। कॉर्पोरेट टैक्स इसी मोदी सरकार ने 30% से घटाकर 22% कर दिया, जिससे 1.45 लाख करोड़ का जो भार है इस गरीब देश की जनता पर आ गया। तो आपने अमीरों को राहत दी है और महंगाई बहुत बड़ा इश्यू है। आज हालात यह है कि स्कूलों की फीस बच्चे जमा नहीं करा पा रहे। कई बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो बच्चों में जो सुसाइड बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, और महंगाई को अगर बीजेपी ने नजरअंदाज किया तो बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में सबसे बड़ी चुनौती होगी। ठीक है। आज 1 तारीख से ठीक है, मोदी जी को बुद्धि आ रही है कि उन्होंने आज गैस की सब्सिडी डालना शुरू कर दिया है, कि जो काफी लंबे अरसे से। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी से फील नहीं कर रही, बीजेपी का थिंक टैंक फील नहीं कर रहा, लेकिन बीजेपी की एक आदत है कि वो पूरे मुद्दे को पीक पर ले जाकर फिर कुछ रिलीज देकर एहसान थोपना चाहती है। लेकिन जनता निश्चित रूप से परेशान है, ये सोच लेना चाहिए। ठीक है फतेह सिंह जी, अब अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो मैं आपसे सवाल लूं। बिल्कुल बिल्कुल आ रही। ठीक है फतेह सिंह जी, मुझे एक बात बताइए, आप ने मुफ्त राशन बांटने की योजना की तारीख बढ़ाई, अगर महंगाई नहीं है तो क्यों बढ़ाई? छोड़ दीजिए ना सर, लोग खरीद के खा लेंगे। स्वप्निल जी, देश के प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में लगभग 80 करोड़ परिवार को जो मुफ्त राशन बांटा, वो महंगाई का कोई भी इशू उसके साथ नहीं था। तो फिर वो क्यों नहीं खरीद पा रहे? सिर्फ इसलिए कि कोरोना काल में लोगों का रोजगार छिन गया, लोगों के साथ प्रॉब्लम्स आ गई, उनको काम नहीं मिला, उनके हाथ बेरोजगार हो गए। और जनता को अगर आप मुफ्त राशन दे रहे हैं तो ये क्या आप गलत कर रहे हैं? नहीं, आप गलत नहीं कर रहे। मतलब मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांटा, तो कमाई से खरीद लेंगे। आपने इतने समय में उन्हें कमाई का मौका दे दिया। चाहता हूं सुप्निल जी, इसी बात को मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मोदी जी ने 80 करोड़ परिवारों को कोरोना काल में, तो आप ये मान रहे हैं ना कि उन 80 करोड़ परिवारों की जिंदगी वापस पटरी पर नहीं आ पाई है सर, है ना? देखिए, कोरोना काल में तो आप पूरे विश्व को देख लीजिए, क्या हिंदुस्तान उस चीज से ज्यादा परेशान हुआ? पूरा विश्व। तो फिर राहत की उम्मीद करना बेमानी है क्या हमारे लिए? हम तो केंद्र से राहत की उम्मीद कर रहे हैं, क्या बेमानी है? केंद्र ने समय समय पे देश और प्रदेश की जनता को हर समय पे राहत दी है और राहत देने का कोशिश की है। जनता पार्टी का तिवारी जी सुनने का, तिवारी जी मेरी बात तो सुनिए। तिवारी जी मेरी बात सुनिए, सुनने का मादा भी रखिए। तिवारी जी मेरी बात सुनिए। मैं तो इतना सा, आप 12 दिसंबर को रैली करने वाले, ठीक है? मैं स्वप्निल जी, फतेह सिंह जी 2 मिनट रुकिए। तिवारी जी, आप 12 दिसंबर को दिल्ली में रैली करने वाले हैं। देश की जनता 13 दिसंबर को भी महंगाई से परेशान रहेगी, 14 दिसंबर को भी महंगाई से परेशान रहेगी, लेकिन कांग्रेस 12 की रैली के बाद यह तय करेगी कि अब अगली तारीख क्या है जब हमें रैली करनी है। करेक्ट? मेरे से पूछ रहे क्या? हाँ जी तिवारी जी, आपसे पूछ रहा हूं मैं।
क्या 12 तारीख के बाद में हम क्या करेंगे? हाँ, 12 तारीख के बाद है कोई रोड मैप आपका? क्योंकि जनता तो 13 तारीख को भी परेशान रहेगी, 14 को भी परेशान रहेगी। जब तक भारतीय जनता पार्टी के अधिनायकवादी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रियलाइज नहीं कर ले, अच्छा, लोगों के राशन की व्यवस्था ठीक नहीं कर दे, पेट्रोल डीजल के काम जननायक ने कहा है नहीं 15 रुपए डीजल में कम करो, 10 रुपए पेट्रोल में कम करो, जब ठीक है। जाकर के राहत की कोई सांस लेंगे देश के करोड़ों लोग। ठीक है, ठीक है। मेरा अंतिम सवाल है मिथिलेश जी, सियासत की अदा मुझे बहुत ज्यादा भाती है ऐसा नहीं है कि अपने अपने तरीके से चीजों का जवाब देते रहो, उसका सवाल से कोई लेना देना हो या ना हो। देखिए स्वप्निल जी, ये सच बात है कि सियासी जो दल हैं वो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी अपने लाभ के लिए कोई भी बयान दे दे, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि महंगाई एक इश्यू है और एक बहुत बड़ा इश्यू है जिसको अगर समय रहते सॉल्व नहीं किया तो वोट की चोट के साथ भाजपा को 5 राज्यों में नुकसान हो सकता है। इस सच्चाई को अभी समझ 5 राज्यों में, लेकिन 2024 में और कांग्रेस जी 2024 में, या अभी बहुत दूर है 2024 और 2024 तक टाइम है, मोदी उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस को आज ये उम्मीद है कि मोदी पर महंगाई का वार भारी पड़ सकता है, इसलिए कांग्रेस का तमाम जो ताकत है कि हम खड़े हो सकते हैं, लेकिन मोदी का जो व्यक्तित्व है उस पर कैसे ये आंच पहुंचाएंगे। एक महंगाई एक ऐसा इश्यू है, क्योंकि हिंदुस्तानियों की आदत क्या होती है, जब हिंदुस्तानी परेशानी में होता है तो अपना देवता बदल देता है, फकीरों के चक्कर लगाता है। इसलिए हिंदुस्तानी आज परेशान है महंगाई से, ये कड़वी सच्चाई है। और कांग्रेस इसी मानसिकता पर काम कर रही है कि वो अपना देवता बदल दे, अपनी जो मनोवैज्ञानिक रूप से जो मोदी की फॉलोवरशिप है उसको बदल दे, महंगाई उसको एक वेपन के रूप में कांग्रेस उपयोग करे। तिवारी जी, आई एम वेरी सॉरी, मेरे पास समय खत्म हो चुका है, लेकिन मैं आप तीनों का शुक्रिया करता हूं मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।